अच्छा, विजय साल्डा है मेरा नाम और आ चुका हूं नेक्स्ट चार्टर विजन के साथ। नेक्स्ट चार्टर विजन का टॉपिक है आपके एग्जाम्शन। आपका जो अटेम्प्ट आ रहा है इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है एग्जाम्शन। देखिए 0 to 4 मार्क के लिए रेंज कर सकता है और उससे ज्यादा का नहीं। मोस्टली एग्जाम्शन में पूछा जाता है, ये टोटल इनकम के साथ मिला करके पूछा जाता है। तो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम आता है, आप ये मान करके चलिए रेयरली आते हैं। यस, तो चलिए एग्जाम्शन स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में याद करने जैसा बहुत कुछ नहीं होता, पर हाँ जो जो चीज को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लूंगा उतनी चीज पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। यस, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे एक एक सेक्शन से। सबसे पहले क्या सेक्शन नंबर याद रखना है, बिल्कुल भी मत याद रखना, कौन सी इनकम को याद रखना है उस पर स्टार मार्क कर लेना। सबसे पहले आता है 10(1) एग्रीकल्चर इनकम। क्या है बेटा, टोटली एग्जम्प्ट है। इसे आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। राइट, एग्रीकल्चर के ऊपर एक पूरा से अलग प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, एग्रीकल्चर का चार्ट रिविजन जाकर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ फैमिली इनकम इन केस ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट और अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम फैमिली स्टेट। अगर एचयूएफ की फैमिली स्टेट से कोई आपको इनकम आती है या एचयूएफ से आपको कोई इनकम आती है तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। तो जितनी भी इनकम एचयूएफ के मेंबर को मिल रही है फ्रॉम एचयूएफ वो एग्जम्प्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि एचयूएफ इसके ऊपर टैक्स दे देता है, तो इंडिविजुअल मेंबर के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10(2)(a). नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 10(2)(a). यस, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म या एलएलपी से शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा होगा, कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म या एलएलपी से शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा होगा तो ये एग्जम्प्ट है। याद रखिए फर्म पार्टनर को क्या क्या चीज देता है, लॉजिकली सोच के देख, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट देता होगा, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट कमीशन देता होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट कमीशन पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल है, सेक्शन 28। इंटरलिंकिंग करके बता रहा हूं, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर 10(4). ये बताता है एनआर अकाउंट, एनआरई अकाउंट के अंदर में जो इंटरेस्ट आ रहा है किसी भी इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट को, सो किसी भी इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट को एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो ये इंटरेस्ट टोटली एग्जम्प्ट है, ये इंटरेस्ट टोटली एग्जम्प्ट है। फिर आता है 10(10)(d). ये काम की चीज है, ये टैक्सेशन ऑफ एलआईपी के अंदर में भी आती है। इसका एक पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने आईएफओएस के चार्ट रिविजन के साथ किया है, मुझे पूरी उम्मीद है आप जाकर के जरूर देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, आप जब भी प्रीमियम पे करते हैं, राइट, विजय जब भी प्रीमियम पे करता रहेगा लेट से एलआईसी को, तो विजय का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और ये डिडक्शन कौन से सेक्शन में होगा, अंडर सेक्शन 80C। मानता है कि नहीं मानता है तू ब्रो, मानता है कि नहीं मानता है तू। अब एलआईसी जब भी मैच्योर होगी, एलआईसी से जो फाइनल अमाउंट आएगा, राइट, तो जो भी फाइनल अमाउंट आएगा इंक्लूडिंग बोनस, इंक्लूडिंग बोनस, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है 10(10)(d) के अंदर में। लेकिन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या कंडीशन है, मैं आपको याद दिला दूं। प्रीमियम 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए ऑफ सम एश्योर्ड, हैंडीकैप एसएससी के लिए 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और पॉलिसी अगर 1/4/2023 के बाद ली है तो एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है ये टोटली क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट। क्लियर है मालिक। नेक्स्ट 10(6). कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछेगा, जो भी ऑफिशियल्स है, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्स्टुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एटसेट्रा, इनको जितना भी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हो रहा है ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। एक ही कंडीशन है, अगर हमारे ऑफिसर का भी वहां एग्जम्प्ट है तो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडियन ऑफिसर इराक में है, तो इराक के अंदर में उनकी जो रेम्यूनरेशन या कमीशन उनको मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है, तो जो इराक एम्बेसी के ऑफिसर्स इंडिया में वर्क कर रहे होंगे हम उनका भी रेम्यूनरेशन या कमीशन क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। यस, नहीं पूछता, टाइम नहीं लगाने का, आगे बढ़ो। रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया टू अ फॉरेन एंटरप्राइजेस। मान लीजिए कोई फॉरेन एंटरप्राइजेस का एम्प्लॉय है जो सर्विसेज कहां दे रहा है, इंडिया में। अब लॉजिकली सेक्शन 15 कहता है सर्विसेज अगर इंडिया में रेंडर हुई है तो इनकम टैक्सेबल कहां होनी चाहिए, इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन लॉ कहता है मान लो फॉरेन एंटरप्राइजेस इंडिया में एंगेज नहीं है किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में, और वो जो एम्प्लॉय आया है वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा है, वो जो एम्प्लॉय आया है वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा है, तो ऐसे केस में उनकी इनकम को हम क्या कर देंगे, एग्जाम। पहली बात देखिए, अगर कोई इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन है ही नहीं तो ऐसे केस के अंदर में आपका कोई पीई इंडिया में नहीं आता, और 90 दिन से ज्यादा अगर आप रह नहीं रहे हो तो फिर एम्प्लॉय की भी जो रेम्यूनरेशन है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बढ़ो आगे। 10(6) सैलरी रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अ फॉरेन शिप। नॉन सिटीजन एनआर एम्प्लॉय, अगर कोई फॉरेन शिप के अंदर में वर्क कर रहा है और उसका इंडिया में नंबर ऑफ डेज 90 डेज से ऊपर नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति की इनकम टोटली एग्जम्प्ट कर दी गई है। यस और नो, बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिंदास आगे बढ़ सकते हो। रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। मान लीजिए अगर फॉरेन एम्प्लॉय है जो इंडिया में आता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और ये ट्रेनिंग जो है इट इज इन कनेक्शन विथ एन एस्टैब्लिशमेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट,
तो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के ट्रेनिंग के लिए वो आता है, तो जितना रेम्यूनरेशन वो इंडिया से अर्न कर रहा है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए जापान से कुछ एम्प्लॉइज आए इंडिया में मेट्रो ट्रेनिंग, मेट्रो से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो यहाँ पे आए हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जितना रेम्यूनरेशन इंडिया में मिल रहा है उसे क्या कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। कभी नहीं पूछा आज तक के। बढ़ते हैं आगे, राइट। NTRO, अगर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई रॉयल्टी या FTS मिला है तो वो टोटली एग्जम्प्ट है। तो NTRO से अगर आपको कोई रॉयल्टी या FTS मिला है तो वो टोटली एग्जम्प्ट है। अगेन नहीं पूछता। नेक्स्ट, ये पूछता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये पूछता है। सेक्शन 1010 BC, मान लीजिए अगर आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है कोई नेचुरल डिजास्टर के ऊपर कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को, किससे, गवर्नमेंट से, तो ऐसे केस में टोटली क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, लेट्स से किसी एरिया के अंदर में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया, तो जो कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है वो टोटली एग्जम्प्ट है। मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा था, ब्रिज बनने के बाद वो जो ब्रिज है वो अचानक से कोलैप्स हो गया, गवर्नमेंट ने क्या दिया, कॉम्पनसेशन अनाउंस किया, ऐसे केस में वो क्या हो सकता है, टोटली एग्जम्प्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 1010 BC। यस। नेक्स्ट, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन सुकन्या समृद्धि स्कीम टोटली एग्जम्प्ट रहेगा। फिर आता है 16 जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये एजुकेशन स्कॉलरशिप पे जो अमाउंट मिला है ये टोटली क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। यस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है एमपीज एंड एमएलएस को, ये टोटली एग्जम्प्ट है। लेकिन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप 115 BAC में हैं तो ये एग्जम्पशन आपको मिलता नहीं, ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115 BAC में है। अगर ओल्ड सिलेबस में है तो MP MLAs को जितना आपका डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है ये टोटली एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट आता है अवार्ड फॉर लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क। अगर कोई अवार्ड मिला है किसी भी व्यक्ति को विच इज एन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क के लिए कोई अवार्ड मिला है, टोटली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, पेंशन रिसीव्ड, हाँ जी ये पूछा जाता है सर, ये पूछा जाता है। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है जिनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिल रहा है एंड दिस एम्प्लॉय वाज अ रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड क्या हो गया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता अवार्ड, राइट। इनके घर वालों को अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है तो ऐसे फैमिली पेंशन टोटली एग्जम्प्ट है, ऐसी फैमिली पेंशन टोटली एग्जम्प्ट है। यस, ये एक और चीज पूछी जाती है तो इसे भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। सिक्किमिस इंडिविजुअल, जी हाँ, सेक्शन 1026 AAA कहता है सिक्किमिस इंडिविजुअल को फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम जितनी भी इनकम आ रही है ये टोटली एग्जम्प्ट है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड कहीं से भी आए फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया टोटली एग्जम्प्ट है। आई रिपीट, सिक्किमिस इंडिविजुअल जो सिक्किम में रह रहा है, इनको स्टेट ऑफ सिक्किम से जितनी भी इनकम आ रही है चाहे जिस भी प्रोफेशन से आ रही हो टोटली एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट और डिविडेंड सिक्किम के बाहर से भी आ रहा है तो टोटली एग्जम्प्ट है। एक्चुअली इसके पीछे का हिस्ट्री मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर में और फास्ट ट्रैक बैच दोनों के अंदर में समझाया था कि सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस मिला है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, तो इसी के लिए क्या किया गया है, ये इस तरीके से एग्जम्प्ट किया गया है। गेटिंग द पॉइंट। बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हुए अगर देखें टी बोर्ड सब्सिडी से अगर कोई सब्सिडी मिली है या अदर सब्सिडीज मिली है विच इज एंगेज्ड इन रबर, कॉफी, कार्डेमम, स्पेसिफाइड कमोडिटी एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, तो इनकी जो सब्सिडी है ये टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगी। हालांकि जनरली जो सब्सिडी है, अदर सब्सिडीज जिसको बोलते हैं, जो टी से नहीं आ रही, रबर, कॉफी, कार्डेमम से नहीं आ रही, इसका टैक्सेबिलिटी PGBP में होता है सेक्शन 28 के अंदर में। यस और नो। इनकम फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से कोई अगर इनकम आती है तो एग्जम्प्ट है। हालांकि 1035 के लिए बहुत सारी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना होता है, पूछने नहीं वाला। अब देखिए आता हूं मैं 10AA पे। यस, आता हूं मैं 10AA पे। 10AA देखिए इसके ऊपर सनसेट क्लॉज ऑलरेडी लग चुका है, राइट। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है बेटा, सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि ये सेक्शन ऑलरेडी, आज इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेसिफाइड डेट के पहले चालू किया था तो आज आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई नई मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर में चालू कर रहे होंगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर आज भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ये पूरे एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। ये एग्जामिनेशन सभी कैटेगरी को एसएससी को अवेलेबल है हु हैज अ यूनिट इन एसईजेड। तो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, और आप एसएससी एसईजेड में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए क्लेम करनी है। कंडीशन नंबर 1,
आपने मैन्युफैक्चर बिगिन करना है 2006-7 से लेकर के 2021 तक के, तो 2021 वो लास्ट ईयर था जब तक कि आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना चाहिए था। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट गिवन इन सेक्शन 33B। ये एकदम न्यू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, डीमर्जर से आना नहीं चाहिए था, एक्सेप्ट द केस गिवन इन सेक्शन 33B। अब ये 33B क्या है? 33B कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर या एक्शन ऑफ एनिमी के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था एंड 3 साल के अंदर में इस बिजनेस को रिवाइव कर लिया गया, तो उसे एज गुड एज न्यू बिजनेस माना जाएगा इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस के लिए। तो मान लीजिए आपका जो बिजनेस होना चाहिए इस सेक्शन के लिए न्यू होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रक्शन के 3 ईयर के बाद रिवाइवल होगा तो उसे भी हम न्यू ही मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। यस, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए ये भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, प्रीवियसली यूज्ड नहीं होनी चाहिए। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए ये भी न्यू होनी चाहिए, नॉट प्रीवियसली यूज्ड होनी चाहिए। हालांकि इस पॉइंट को एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता दूं। अगर वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी न्यू मशीनरी मान लिया जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, मान लो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और ये 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उससे ऊपर की नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी जो सेकंड हैंड है उसे भी एज गुड एज न्यू मान करके बेनिफिट दे दिया जाता है। तो 3 कंडीशन क्या क्या थी? पहला, 2021 तक के आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना है, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए वो भी न्यू होनी चाहिए। हालांकि अगर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नहीं है तो इसे एज गुड एज क्या मान लिया जाएगा ब्रो? न्यू मान लिया जाएगा। क्लियर है? डन। अब आप पूछेंगे कि सर कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो आइए मैं आपको बता दूं कितना एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, पहले 5 साल जहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, पहले 5 साल 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। तो पहले 5 साल जो है आपने जहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी वहां से 5 साल आपको 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा एंड फर्दर नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% का कंप्यूटेड बेनिफिट मिल जाएगा, कंप्यूटेड प्रॉफिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको टोटल 15 ईयर्स का बेनिफिट मिल रहा है विच इज डिवाइडेड इन 3 पैकेट्स। फर्स्ट 100%, सेकंड 50%, थर्ड 50%। लेकिन जो आखिरी के 5 साल है ना, दैट इज 10 to 15 ईयर्स, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप डिपॉजिट करेंगे री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अलाउंस के अंदर में। राइट, एंड ये अमाउंट आप पीएनएल को डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट कर देंगे एसईजेड अकाउंट को। तो ये जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा है पीएनएल को डेबिट करो और एसईजेड अकाउंट में री इन्वेस्टमेंट करो, और ये जो री इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इससे भी आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही एक्वायर कर पाएंगे। तो अगेन आपको पहले 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, फिर 5 साल का 50% का बेनिफिट मिलेगा और लास्ट में भी 5 साल का 50% का बेनिफिट मिलेगा। लास्ट के 5 साल का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप सीधा सीधा री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाएंगे और इसे एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे और इससे सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे या फिर स्पेसिफाइड खर्चे ही करेंगे जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। राइट, हालांकि ये सेक्शन में आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया 139(1) के तहत, दैट इज जुलाई और अक्टूबर एज द केस में भी, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे थे 100% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट या 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट हो रहा था, तो व्हाट इज कंप्यूटेड प्रॉफिट? देखिए ये है वो फॉर्मूला कंप्यूटेड प्रॉफिट का, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड into export turnover from a unit in SEZ divided by total turnover from a unit in SEZ। अब देखिए आपको क्या क्या होता है, इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगी उसका 100 या 50% आपको बेनिफिट लेना है डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग को कितने साल हुए होंगे। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में सारी फिगर डालेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड। जो भी फिगर आएगी इसका 100 या 50 आपको लेना है डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग को कितने साल हुए। पहले 5 साल 100, नेक्स्ट 5 साल 50, फर्दर नेक्स्ट 5 इयर्स 50। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। एक सवाल उठा कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या आएगा। क्लैरिफिकेशन आया था, एचसीएल का एक केस लॉ था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में फ्रेट चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो हम डायरेक्टली कलेक्ट करके किसी और को पे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं और सीधा थर्ड पार्टी को पे कर दे रहे हैं,
तो ऐसे केस में हमारे एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में ये तीनों एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यस और नो? आप सभी को एक और बात मैं याद दिला दूं, 10AA का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो 115 BAC से बाहर आना पड़ेगा। यस, तो ये बेनिफिट तभी मिलेगा ओनली इफ द असेसी शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC। सो अगर असेसी ने 115 BAC को ऑप्ट किया हुआ है तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA मिलने वाला नहीं है। अगर असेसी ने 115 BAC को ऑप्ट किया हुआ है तो सेक्शन 10AA का जो एग्जम्पशन है वो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए, तो सर इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा एग्जम्पशन टॉपिक को खत्म किया। ये था आपका एग्जम्पशन टॉपिक। मेरे हिसाब से लगभग हम 15 मिनट के अंदर में पूरा एग्जम्पशन टॉपिक कर लिया था। मुझको ऐसा लगता है कि आपने इसको एक बार रिवाइंड करके और देख लेना, आपको इंपॉर्टेंट वाले पार्ट समझ में आ जाएंगे और स्पेसिफिकली 10AA वाला पार्ट आपने फिर से देख लेना। रेगुलर क्लास के अंदर में हम लोगों ने शायद इस पे 5 से 6 प्रॉब्लम लिए हैं और फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में भी, एमआरपी में भी हमने इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन रखे हैं। आपने वो जाकर के देख लेना, ऑडियो रिवीजन आपने एक बार सुन लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। एंड यस, आपका ये जो छोटा सा टॉपिक है एग्जामिशन का, ये भी खत्म हुआ। आई एम श्योर इसने आपको जरूर वैल्यू ऐड करी होगी। एंड मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यस, बाय एंड टेक केयर।